स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 अगस्त 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि पानी पानी होगा बिहार। सभी 38 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। जी हां, बिहार में मौसम एक बार फिर से करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों के लिए तेज बारिश और फिर वज्रपात को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कई क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। इस चेतावनी के बाद जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के कारण निचले इलाकों में जल जमाव और फिर आवागमन प्रभावित होने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी और फिर सक्रिय मानसूनी सिस्टम के कारण पूरे बिहार में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और फिर वज्रपात की संभावना जताई गई है, जहां लोगों को अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। किसानों के लिए ये बारिश जहां पर फसलों के लिए लाभदायक हो सकती है, वहीं पर अत्यधिक बारिश कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी पहुंचा सकती है। बिहार के गांव में बना रहे हैं बड़ा मकान या फिर अपार्टमेंट, तो पहले जान ले ये नियम, वरना फंस सकता है निर्माण। दरअसल बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े मकान, बहुमंजिला भवन या फिर अपार्टमेंट निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को अधिक व्यवस्थित और फिर नियमानुसार संचालित करने के उद्देश्य से नए प्रावधान लागू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इन नियमों का उद्देश्य अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना, सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना और भविष्य में होने वाली कानूनी परेशानियों से लोगों को बचाना है। जानकारी के अनुसार अब बड़े निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित विभागों से आवश्यक स्वीकृतियां और फिर तकनीकी मानकों का पालन करना बहुत जरूरी हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति निर्धारित नियमों की अनदेखी करके निर्माण करता है तो फिर उसे प्रशासनिक कार्रवाई, जुर्माना या फिर निर्माण कार्य रुकने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी योजनाबद्ध तरीके से हो और भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा, सड़क, जल निकासी तथा सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ते निर्माण कार्यों को देखते हुए ऐसे नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इससे भविष्य में भूमि विवाद, अवैध निर्माण और अन्य प्रशासनिक समस्याओं को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए जो लोग गांव में बड़ा मकान, कॉम्प्लेक्स या अपार्टमेंट बनाने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें निर्माण शुरू करने से पहले सभी आवश्यक नियमों और फिर प्रक्रियाओं की जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। प्रशांत किशोर को हर महीने 1,95,000 की सैलरी मिलेगी। बाकी पूरे एमएलए को घर, बॉडीगार्ड की सुविधा भी देगी बिहार सरकार। दरअसल बात है कि जन स्वराज के संस्थापक और फिर बांकीपुर से विधायक बने प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार चर्चा में बने हुए हैं। जहां विधायक पद की शपथ लेने के बाद अब उन्हें बिहार विधानसभा के अन्य विधायकों की तरह वेतन भत्ते और फिर विभिन्न सरकारी सुविधाएं प्राप्त होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार एक विधायक के रूप में उन्हें मासिक वेतन और भत्तों को मिलाकर के लगभग 1,95,000 रुपए तक की राशि मिलेगी। इसके साथ ही उन्हें कई अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा जो राज्य के सभी विधायकों को नियमों के तहत प्रदान की जाती है। विधायक बनने के बाद प्रशांत किशोर को सरकारी आवास, सुरक्षा व्यवस्था और फिर अन्य प्रशासनिक सुविधाओं का अधिकार भी मिलेगा, जिसमें बॉडीगार्ड, यात्रा भत्ता, कार्यालय संबंधित सुविधाएं और विधानसभा कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन शामिल है। ये सभी सुविधाएं बिहार विधानसभा के नियमों और फिर प्रावधानों के अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाती है। प्रशांत किशोर के विधायक बनने के बाद इन सुविधाओं को लेकर भी लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की भूमिका आने वाले समय में और महत्वपूर्ण हो सकती है। विधानसभा में उनकी मौजूदगी से राज्य की राजनीति में एक नए विमर्श देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल उनकी शपथ, राजनीतिक योजनाओं और फिर विधायक के रूप में मिलने वाली सुविधाओं को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर जारी है। बिहार के 5 जिलों में बनेंगे नए एयरपोर्ट, 6 जगह हेलीपैड, आसान होगा हवाई सफर। दरअसल बात है कि बिहार में हवाई संपर्क को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार बिहार के 5 जिलों में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जबकि 6 स्थानों पर आधुनिक हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बिहार के दूर दराज क्षेत्रों में बेहतर हवाई सुविधाएं जोड़ना, पर्यटन को बढ़ावा देना और फिर लोगों की यात्रा को अधिक सुविधा बनाना है। लंबे समय से जिन क्षेत्रों में हवाई सेवाओं की मांग की जा रही थी, वहां पर अब विकास की नई उम्मीद जगी है। सरकार का मानना है कि नए एयरपोर्ट और फिर हेलीपैड बनने से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा, बल्कि व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बेहतर हवाई संपर्क से उद्योगों को गति मिलेगी और राज्य के विभिन्न जिलों तक पहुंच आसान होगी।
इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, आपदा प्रबंधन और फिर प्रशासनिक कार्यों में भी हेलीपैड महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस योजना को बिहार के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वहीं पर विशेषज्ञों का कहना है कि हवाई नेटवर्क के विस्तार से बिहार में पर्यटन और फिर आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिल सकती है। प्रशांत किशोर ने ली विधायक पद की शपथ, बांकीपुर उपचुनाव में दर्ज की थी ऐतिहासिक जीत। दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ लेकर के बिहार की सक्रिय संसदीय राजनीति में औपचारिक रूप से कदम रख दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत के बाद उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में लंबे समय तक काम करने के बाद अब वे सीधे जनता के प्रतिनिधि के रूप में विधानसभा में अपनी भूमिका निभाएंगे। उनकी शपथ को बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत को कई राजनीतिक विश्लेषकों ने ऐतिहासिक बताया है। इस जीत ने न केवल जनसुराज की राजनीतिक मौजूदगी को मजबूत किया है, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नए विकल्प की चर्चा भी तेज कर दी है। चुनाव के दौरान उन्होंने विकास, शिक्षा, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था, जिसका असर मतदाताओं पर देखने को मिला। अब विधानसभा में उनकी भूमिका पर सभी की नज़र बनी हुई है। शपथ ग्रहण के बाद प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है उसे निभाना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने विधानसभा के भीतर जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने की बात कही है। गंगा जल बंटवारे पर बिहार क्यों लगा रहा ब्रेक, बूंद बूंद पानी को तरसेगा बांग्लादेश। दरअसल बात है कि गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर के एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार ने जल प्रबंधन और फिर अपने हिस्से के पानी की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण आपत्तियां और सुझाव सामने रखे हैं। गंगा का पानी बिहार की कृषि, पेयजल और फिर पर्यावरणीय जरूरतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में राज्य सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी समझौता या फिर व्यवस्था से बिहार के हित प्रभावित न हो। विशेषज्ञों का कहना है कि गंगा जल बंटवारा केवल भारत और फिर बांग्लादेश के बीच का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे जुड़े राज्यों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना जरूरी होता है। बिहार के कई जिलों की खेती और लाखों लोगों की आजीविका सीधे तौर पर गंगा के जल पर निर्भर है। इसी कारण बिहार सरकार जल उपलब्धता, सिंचाई और फिर भविष्य की जरूरतों का आकलन करते हुए अपने पक्ष को मजबूत से रख रहे हैं। इस विषय पर तकनीकी और फिर प्रशासनिक स्तर पर लगातार विमर्श चर्चा जारी है। वहीं पर दूसरी ओर बांग्लादेश भी गंगा के जल प्रभाव को लेकर के अपनी चिंताएं जता रही है। जल बंटवारे से जुड़े किसी भी निर्णय का असर दोनों देशों और फिर सीमावर्ती क्षेत्रों पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के मुद्दों का समाधान आपसी सहमति, वैज्ञानिक आंकड़े और दीर्घकालिक जल प्रबंधन रणनीति के आधार पर ही संभव है। बिहार से विदेश जाना होगा आसान, नई उड़ानों के लिए एयरलाइंस को मिलेगा लाखों का प्रोत्साहन, काठमांडू रूट को मिली खास छूट। दरअसल बात है कि बिहार से अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्कों को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। नई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस कंपनियों को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। सरकार का मानना है कि इससे बिहार के लोगों के लिए विदेश यात्रा पहले की तुलना में अधिक आसान और सुविधाजनक हो जाएगी। खास करके रोजगार, शिक्षा, व्यापार और पर्यटन के लिए विदेश जाने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार नई नीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय रूटों पर उड़ान शुरू करने वाली एयरलाइंस को आर्थिक सहायता और फिर विभिन्न प्रकार की रियायतें दी जा सकती है। काठमांडू रूट को विशेष छूट दिए जाने की भी चर्चा है, जिससे नेपाल और फिर बिहार के बीच आवागमन को और बढ़ावा मिलेगा। बिहार की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए ये कदम व्यापारिक और पर्यटन गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे राज्य के हवाई नेटवर्क को नई मजबूती मिलने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि होने से बिहार में निवेश, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। लंबे समय से बिहार के लोग अधिक अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी की मांग कर रहे थे। यदि ये योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो फिर आने वाले 3 वर्षों में बिहार देश के प्रमुख हवाई संपर्क वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। बिहार के गरीब परिवारों की चमकी किस्मत, सरकार दे रही 4 बड़ी सौगातें। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि इन नई पहलों और फिर सुविधाओं का लाभ राज्य के यानी कि बिहार के लाखों परिवारों तक पहुंचेगा। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देना, जीवन स्तर में सुधार लाना और सरकारी सुविधाओं की पहुंच को मजबूत बनाना है। इसी वजह से इन घोषणाओं को गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार सरकार विभिन्न क्षेत्र में सहायता प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और फिर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन योजनाओं के जरिए पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहायता, बेहतर सेवाएं
और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी और उन्हें बुनियादी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया गया तो फिर इसका सकारात्मक असर ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं न केवल उनकी वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करेगी बल्कि भविष्य में उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर सकती है। फिलहाल सरकार की इन घोषणाओं को लेकर लोगों के बीच उत्साह और फिर उम्मीद का माहौल देखा जा रहा है। 5 लाख करोड़ के निवेश लक्ष्य पर बिहार सरकार का फोकस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले 30 सितंबर तक आवंटित होंगे 30 से अधिक माइनिंग ब्लॉक। दरअसल बात है कि बिहार सरकार बिहार में निवेश बढ़ाने और फिर औद्योगिक विकास को गति देने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए खनन उद्योग, आधारभूत संरचना और फिर रोजगार सृजन जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि बड़े निवेश से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है कि 30 सितंबर तक राज्य में यानी कि बिहार में 30 से अधिक माइनिंग ब्लॉकों को आवंटित किए जाने की तैयारी है। इससे खनन क्षेत्र में निजी और फिर संस्थागत निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि खनिज संपदा के बेहतर उपयोग से न केवल राजस्व में वृद्धि होगी बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और फिर औद्योगिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी। बिहार के कई जिलों में खनिज संसाधनों की संभावनाओं को देखते हुए ये कदम काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश और फिर खनन परियोजनाएं तय समय पर शुरू होती है तो बिहार औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश कर सकता है। सरकार की रणनीति केवल निवेश आकर्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि उसके जरिए रोजगार, आधारभूत संरचना और फिर आर्थिक विकास को भी नई दिशा देना है। आने वाले महीने में निवेश और फिर माइनिंग सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आ सकते हैं। बिहार में 725 स्थानों पर विकसित होंगे आधुनिक ग्रामीण हाट। मंत्री श्रवण कुमार और नाबार्ड अधिकारियों की बैठक में हुआ बड़ा खुलासा फैसला। दरअसल बात है कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में बाजार व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया गया है। अब बिहार के 725 स्थानों पर आधुनिक ग्रामीण हाट विकसित किए जाएंगे जिससे किसानों, छोटे व्यापारियों और फिर स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद बेचने के लिए बेहतर मंच मिल सकेगा। इस योजना को लेकर के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और फिर नाबार्ड अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर सहमति बनी है। जानकारी के अनुसार इन आधुनिक ग्रामीण हाटों में किसानों और फिर स्थानीय उत्पादकों के लिए बेहतर विपणन सुविधाएं विकसित की जाएगी। यहाँ पर कृषि उत्पादन, दूध उत्पादन, हस्तशिल्प और फिर ग्रामीण उद्योगों से जुड़े सामानों की बिक्री के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे तैयार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण उत्पादों को उचित बाजार मिले और फिर किसानों को बिचौलियों पर कम निर्भर रहना पड़े। ऐसे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रामीण हाटों का विकास गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। सरकार और नाबार्ड की इस पहल से लाखों किसानों और फिर ग्रामीण उद्यमियों को लाभ मिलने की संभावना है। बिहार सरकार की बड़ी पहल, गरीब परिवारों के लिए 4 बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर और फिर जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि इन पहलों का लाभ राज्य के लाखों गरीब परिवारों को मिलेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और फिर सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंच सके। जानकारी के अनुसार सरकार गरीब परिवारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से राहत प्रदान करने की तैयारी में है। इनमें स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाना, पात्र परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना, आवास सुविधाओं को मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को विस्तार देना शामिल है। सरकार का मानना है कि इस कदम से गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानियां कम होंगी और उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया गया तो इसका सकारात्मक असर ग्रामीण और फिर शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। गरीब परिवारों के लिए चलाई जा रही योजनाएं केवल तत्काल राहत देने तक सीमित नहीं है बल्कि उनका उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। आने वाले समय में इन पहलों का लाभ कितने लोगों तक पहुंचता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लालू, नीतीश और पासवान जिस सदन में रहे उसका हिस्सा बनना सम्मान की बात। बतौर एमएलए शपथ लेने के बाद बोले प्रशांत किशोर।
दरअसल बात है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विधायक पद की शपथ लेने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में बिहार विधानसभा की गौरवशाली परंपरा का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जिस सदन का हिस्सा कभी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान जैसे बड़े नेताओं ने बनकर के राज्य की राजनीति को दिशा दी है, उसी सदन में विधायक के रूप में प्रवेश करना उनके लिए सम्मान और जिम्मेदारी दोनों की बात है। जहां उनकी इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता ने उन्हें जिस भरोसे के साथ विधानसभा तक पहुंचाया है, उस विश्वास को कायम रखना उनकी प्राथमिकता होगी। जहां उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे विधानसभा में जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे और विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा प्रशासनिक सुधार जैसे विषयों पर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जरिया होना चाहिए। वहीं पर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी रणनीतिकार से विधायक बने प्रशांत किशोर की विधानसभा में मौजूदगी आने वाले समय में बिहार की राजनीति को नया आयाम दे सकती है। जनसुराज के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि सदन के भीतर प्रशांत किशोर किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं और उनकी राजनीतिक भूमिका किस दिशा में आगे बढ़ती है। ये देखने वाली बात होगी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा को लेकर के हाई लेवल बैठक, मुख्य सचिव ने दिए सख्त निर्देश। दरअसल बात है कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव ने की है, जिसमें सीमा सुरक्षा, खुफिया तंत्र, तस्करी रोकथाम और सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई है। बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए और संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी। बैठक में सीमा पार से होने वाली अवैध गतिविधियों, तस्करी, घुसपैठ और अन्य सुरक्षा चुनौतियों पर भी गंभीरता से विचार किया गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सीमा क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम समय समय पर उठाए जाएं। सरकार का मानना है कि भारत नेपाल सीमा बिहार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद आने वाले दिनों में सीमा क्षेत्र में निगरानी और फिर सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ किए जाने की संभावना है। इससे सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी बेहतर होगी और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रित स्थापित किया जा सकेगा। बिहार में काली कमाई पर तेजी से कसेगा शिकंजा, सभी 12 रेंज में EOU बॉर्डर पर इंटेलिजेंस यूनिट बैठेगी। दरअसल बात है कि बिहार में अवैध कमाई, आर्थिक अपराध और फिर वित्तीय अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। यह जानकारी के अनुसार राज्य की सभी यानी कि बिहार की सभी 12 पुलिस रेंज में आर्थिक अपराध इकाई यानी कि EOU की मौजूदगी को और मजबूत किया जाएगा। इसके साथ ही सीमावर्ती क्षेत्र में विशेष इंटेलिजेंस यूनिट तैनात करने की योजना बनाई जा रही है ताकि संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों और फिर अवैध लेन देन पर नजर रखी जा सके। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस नई व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक अपराधों की रोकथाम, काले धन के नेटवर्क पर कार्रवाई और सीमा क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों की निगरानी को मजबूत बनाना है। विशेष रूप से नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में खुफिया तंत्र को और सक्रिय करने पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे अवैध कारोबार, तस्करी और फिर आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों का पता लगाने में आसानी होगी तथा कार्रवाई की गति भी बढ़ेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आर्थिक अपराध के खिलाफ मजबूत तंत्र विकसित करना राज्य की आर्थिक और फिर प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यदि ये योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो फिर भ्रष्टाचार, काले धन और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को नई मजबूत मिल सकती है। आने वाले समय में सरकार द्वारा इस दिशा में और भी बड़े कदम उठाए जाने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके। बिहार में टीचर ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, कहा जो शिक्षक जहां पोस्टेड है अब वहीं पर रहेंगे। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक ट्रांसफर को लेकर के चल रही प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद राज्य के हजारों शिक्षकों को तत्काल राहत मिली है, जब कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अगली सुनवाई या फिर नए आदेश तक शिक्षक जहां वर्तमान में पदस्थापित हैं वहीं कार्य करते रहेंगे। इस निर्णय के बाद शिक्षा विभाग और फिर शिक्षकों के बीच इस विषय को लेकर के नई चर्चाएं शुरू हो गई है। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रांसफर प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अदालत ने गंभीरता से विचार किया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कई बिंदु उठाए गए हैं जिन पर कोर्ट ने विभाग से जवाब भी मांगा है। जहाँ हाईकोर्ट का मानना है कि जब तक मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती तब तक वर्तमान स्थिति को बनाए रखना उचित होगा। इसी कारण अंतरिम आदेश
आदेश जारी करते हुए ट्रांसफर प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला किया है। इस फैसले का असर राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत शिक्षकों पर पड़ेगा, जहां कई शिक्षक लंबे समय से हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर की उम्मीद लगाए बैठे थे, जबकि कुछ शिक्षक ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर के आपत्ति जता रहे थे। अब सभी की नजर हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। किशनगंज में मौसम हुआ सुहाना, बादलों की घनी चादर से बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप से मिली राहत और किसानों में जगी बारिश की उम्मीद। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। आसमान में घने बादलों की मौजूदगी के कारण पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज धूप और उमस से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रहने के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। जब बदलते मौसम का असर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिला है, जहाँ पर लोग राहत महसूस करते नजर आए हैं। यह मौसम में आए इस बदलाव से किसानों के चेहरे पर भी उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। धान और फिर अन्य फसलों की खेती करने वाले किसान लंबे समय से अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। बादलों की घनी परत को देख करके किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे खेतों में नमी बढ़ेगी और फिर फसलों को लाभ मिलेगा। कृषि से जुड़े लोगों का मानना है कि इस समय होने वाली बारिश खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से भी लगातार बदलते मौसम पर नजर रखी जा रही है। यदि बादलों का ये सिलसिला जारी रहता है तो फिर जिले में अच्छी बारिश होने की संभावना बन सकती है। फिलहाल लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसान आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। मौसम का ये बदला हुआ मिजाज जिले के लोगों के लिए राहत और फिर उम्मीद दोनों लेकर के आया है। मदरसे के नाम पर चंदा, पाकिस्तान में दहशतगर्द तक पैसा, बिहार का जफर एटीएस के हत्थे चढ़ा। दरअसल बात है कि दहशतगर्द विरोधी एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है, यानी कि एटीएस एजेंसी को बड़ी सफलता मिली है। बिहार से जुड़े एक व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, जिस पर आरोप है कि वे मदरसे और फिर धार्मिक कार्यों के नाम पर चंदा जुटा करके संदिग्ध नेटवर्क के माध्यम से धनराशि भेजने में शामिल था। जांच एजेंसियों के अनुसार मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और फिर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी अपने कब्जे में लिए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी विभिन्न माध्यमों से लोगों को आर्थिक सहायता जुटाता था। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हुई है कि धनराशि का उपयोग कहां और फिर किस उद्देश्य से किया जा गया है। जांच के दौरान कई बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और फिर संदिग्ध संपर्कों से भी जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की पहचान करने और फिर इससे जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए अभियान जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में वित्तीय लेन देन की गहन जांच बेहद महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और एजेंसियां मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। आने वाले दिनों में जांच के आधार पर और भी महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं, जिन पर सभी की नज़र बनी हुई है। दोस्तों, किशनगंज में एक मंत्री के बयान को लेकर के अब सियासी और सामाजिक विवाद खुल करके सड़क पर आ गया है। स्वतंत्रता दिवस के मंच से प्रभारी मंत्री शैलेंद्र कुमार उर्फ बोलो मंडल ने सरस्वती पूजा के दौरान कुछ युवाओं पर चंदा वसूली, शराब पीने और डीजे पर नाचने जैसी गतिविधियों का आरोप लगाया था। मंत्री के इसी बयान के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और फिर श्रीराम सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। गांधी चौक पर प्रदर्शन हुआ, जमकर के नारेबाजी हुई और मंत्री का पुतला भी फूंका गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरस्वती पूजा एक धार्मिक और फिर सांस्कृतिक आयोजन है और इस तरह पूरे आयोजन या फिर उससे जुड़े युवाओं को लेकर के टिप्पणी करना उचित नहीं है। जहां संगठनों ने मंत्री से सार्वजनिक मंच रूप से माफी मांगने की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो फिर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं पर अब इस पूरे विवाद में कांग्रेस के एक पूर्व जिला अध्यक्ष ने भी मंत्री के बयान की आलोचना की है। अब सवाल यह है कि मंत्री के बयान पर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में कितना बढ़ता है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल बात है कि किशनगंज में बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री शैलेंद्र कुमार उर्फ बोलो मंडल के बयान को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा है। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और फिर श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने मंत्री के बयान के विरोध में प्रदर्शन किया और शहर के गांधी चौक पर उनका पुतला फूंका गया। जब प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर के नारेबाजी की और मंत्री से अपने बयान पर सार्वजनिक रूप से माफी की भी मांग की है। प्रदर्शन
आंदोलनकारियों का आरोप है कि स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण और फिर गरिमामय मंच से सरस्वती पूजा और उससे जुड़े युवाओं को लेकर की गई टिप्पणी आपत्तिजनक है और इससे धार्मिक भावना आहत हुई है। श्री राम सेना के चंद्रशेखर राम ने कहा कि सरस्वती पूजा एक धार्मिक और फिर सांस्कृतिक आयोजन है। उनका कहना है कि इस आयोजन से जुड़े युवाओं को गलत गतिविधियों से जोड़ करके टिप्पणी करना उचित नहीं है। उन्होंने मंत्री से अपने बयान पर माफी मांगने की मांग की है और कहा कि ऐसा नहीं होने पर विरोध आगे भी जारी रहेगा। वहीं पर बजरंग दल के जिला संयोजक सुनील तिवारी ने मंत्री के बयान को युवाओं और फिर सनातन धर्म से जुड़े लोगों का अपमान बताया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच से इस तरह की टिप्पणी समाज में गलत संदेश देती है। इस मामले में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू ने भी मंत्री के बयान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या फिर धार्मिक आयोजन को लेकर के टिप्पणी करते समय संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। उन्होंने मंत्री से अपने बयान पर सफाई देने की मांग की है। किशनगंज कोचा धमन के कन्हैयाबाड़ी हाई स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के दिन हुई दर्दनाक हादसे के बाद अब राहत की खबर है। 15 अगस्त को झंडा फहराने की तैयारी के दौरान 11,000 वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आकर के घायल हुए चारों लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। हादसे में छात्र फकी अनवर, फैजान अंसारी, अबू सईद और शिक्षक सुभाष कुमार घायल हुए थे। घटना के बाद सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल किशनगंज में भर्ती कराया गया था। सोमवार को पूर्व कोचा दमन विधायक मुजाहिद आलम सदर अस्पताल पहुंचे और फिर चारों घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों से भी बात की और पीड़ित को मुआवजा दिलाने की पहल करने की भी मांग की है। सवाल सिर्फ इन 4 लोगों के इलाज का नहीं है बल्कि उस सुरक्षा व्यवस्था का भी है जिसकी कमी के कारण स्कूल परिसर में इतना बड़ा हादसा हुआ। अब देखना होगा कि बिजली विभाग की ओर से पीड़ितों को मुआवजा कब मिलता है और भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबर देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज के कन्हैयाबाड़ी उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 अगस्त को झंडा फहराने के दौरान हुए हादसे के बाद अब घायलों को लेकर के राहत की खबर सामने आई है। 11,000 वोल्ट के बिजली तार की चपेट में आने से घायल हुए चारों लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल किशनगंज भेजा गया था, जो आज उसको छुट्टी दे दी गई। घटना में छात्र फकी अनवर, फैजान अंसारी, अबू सईद और शिक्षक सुभाष कुमार घायल हुए। जहां स्वतंत्रता दिवस के दिन स्कूल परिसर में झंडा उत्तोलन की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान झंडा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा पाइप ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के बिजली तार से संपर्क में आ गया था। करंट की चपेट में आने से चारों लोग घायल हो गए थे। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल किशनगंज में भर्ती कराया गया था। अब इलाज के बाद डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। इस बीच पूर्व कोचा दमन विधायक मास्टर मुजाहिद आलम सदर अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों तथा शिक्षक से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। उन्होंने पीड़ित परिवार से बातचीत करके घटना की जानकारी भी ली है। दोस्तों, किशनगंज रजिस्ट्री कार्यालय पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। यहाँ पर पेपरलेस काम हो रहा है। पेपरलेस रजिस्ट्री का पहला दिन फीका गया है। जहाँ किशनगंज के ठाकुरगंज रजिस्ट्री कार्यालय में सोमवार को कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला जो आम दिनों से बिल्कुल भी अलग था। जिस दिन बिहार में जमीन और फिर संपत्ति की रजिस्ट्री को पेपरलेस और डिजिटल बनाने की नई व्यवस्था शुरू हुई, उसी दिन रजिस्ट्री कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। न जमीन खरीदने वालों की भीड़, न दस्तावेज तैयार कराने की सामान्य भागदौड़ और न ही कातिब काम करते नजर आए। वजह थी कातिबों की हड़ताल। सरकार ने 17 अगस्त से रजिस्ट्री की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। अब डीड तैयार करने, दस्तावेजों के सत्यापन और फिर शुल्क भुगतान जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है। सरकार इसे पारदर्शी और फिर तेज व्यवस्था बता रही है, लेकिन ठाकुरगंज में पहले ही दिन नई व्यवस्था के सामने एक बड़ी चुनौती दिखाई दी। कातिबों का कहना है कि डिजिटल सिस्टम में उनकी भूमिका और काम करने के तरीकों को लेकर के अभी कोई भी बातें स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकार ने डिजिटल व्यवस्था लागू तो कर दी है, लेकिन क्या इससे जुड़े लोगों को इसके लिए पूरी तरह से तैयार किया गया था? हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि बिहार में सोमवार 17 अगस्त से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। राज्य में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली लागू कर दी गई है, लेकिन किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में इस नई व्यवस्था का पहला दिन काफी फीका नजर आया। आमतौर पर रजिस्ट्री कार्यालय में सुबह से ही जमीन खरीदने और बेचने वाले लोगों की भीड़ रहती है। कातिब, स्टाम्प वेंडर और फिर दस्तावेज तैयार कराने वाले लोगों की वजह से कार्यालय परिसर में काफी हलचल पहल रहती है। लेकिन सोमवार को तस्वीर बिल्कुल भी अलग थी। कार्यालय में कई कुर्सियां खाली नजर आई
और लोगों की आवाजाही भी सामान्य दिनों की तुलना में काफ़ी कम रही। इसकी सबसे बड़ी वजह कातिबों की हड़ताल रही। जहाँ सरकार की नई व्यवस्था का उद्देश्य जमीन और फिर संपत्ति की रजिस्ट्री को ज़्यादा पारदर्शी और तेज और फिर डिजिटल बनाना है। नई प्रणाली के तहत डीड तैयार करने, दस्तावेजों के सत्यापन और शुल्क भुगतान जैसी प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका मकसद कागज़ पर निर्भरता कम करना और संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखना है। किशनगंज में लॉटरी के अवैध कारोबार को लेकर एक बार फिर से बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद जिस खेल के खत्म होने की उम्मीद थी, अब उसी कारोबार के नए नाम, नए ठिकाने और नए चेहरों के साथ दोबारा सक्रिय होने की चर्चा सामने आ रही है। किशनगंज शहर के बाजार में लॉटरी टिकट दिखाई देने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन टिकटों को आखिर ला कौन रहा है, इन्हें बेचने वाला कौन है और सबसे बड़ा सवाल इसके पीछे का असली खिलाड़ी कौन है। चर्चा है पुराने नेटवर्क से जुड़े लोग खुद सामने आने के बजाय छोटे और फिर नए विक्रेताओं के जरिए इस कारोबार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि चेहरा बदल गया, जगह बदल गई, लेकिन क्या खेल वही पुराना है। हालांकि अभी इन नए टिकटों के अवैध होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी व्यक्ति या फिर सिंडिकेट को दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। जिस तरह किशनगंज में इस कथित लॉटरी कारोबार की चर्चा फिर तेज हुई है, उसने पुलिस और प्रशासन के सामने जांच की एक नई चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज शहर में लॉटरी के कथित अवैध कारोबार को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज होने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि पुलिस की पिछले कार्रवाई के दौरान के बाद कुछ समय के लिए शांत पड़ा ये कारोबार अब नए नाम, नए ठिकाने और नए चेहरों के साथ दोबारा सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। स्थानीय स्तर पर सामने आ रही जानकारी के अनुसार शहर में लॉटरी टिकटों की मौजूदगी की चर्चा है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन टिकटों की बिक्री का नेटवर्क आखिर कहां से चल रहा है, या फिर मामला कुछ और है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो अब जरा आप संभल करके चलाइए। संभल करके आपको घर से निकलना होगा, क्योंकि सड़क पर खड़ी पुलिस ही नहीं बल्कि कैमरा भी आपकी हर गलती पकड़ सकता है। आपने हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं पहनी, गलत दिशा में गाड़ी घुसा दी या फिर लाल बत्ती पार कर दी, तो हो सकता है कि आपको पता भी ना चले और आपका चालान कट जाए। किशनगंज में जल्द ही ऐसी व्यवस्था शुरू होने जा रही है जिसमें शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर लगे कैमरे गाड़ियों पर नजर रखेंगे। कैमरे नंबर प्लेट को रिकॉर्ड करेंगे और फिर नियम तोड़ने वाले गाड़ी मालिक के पते पर ऑनलाइन चालान पहुंच सकता है। यानी कि अब सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की नजर से बचकर निकल जाना शायद आसान हो, लेकिन कैमरे की नजर में बचना मुश्किल होगा। किशनगंज का बस स्टैंड, पश्चिम पाली, गांधी चौक, बहादुरगंज का LRP चौक और ठाकुरगंज के मुख्य चौराहा इस व्यवस्था के लिए चिन्हित किए गए हैं। इसलिए अगर आप रोज इन रास्तों से गुजरते हैं तो अब अपनी आदत बदल लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी ट्रैफिक गलती सीधे आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए, अगर आप फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल बात यह है कि किशनगंज में अब सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को पहले से ज्यादा सावधान रहना होगा। परिवहन विभाग ही चालान व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए शहर के प्रमुख और व्यस्त चौक चौराहों पर अत्याधुनिक कैमरे लगाने की योजना बनाई गई है। मतलब साफ है कि अब सड़क पर आपकी हर बड़ी गलती कैमरे की नज़र में आ सकती है। अगर आपने बाइक चलाते समय हेलमेट नहीं लगाया, कार चलाते समय सीट बेल्ट नहीं पहनी, गलत दिशा में गाड़ी चलाया या फिर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, तो कैमरे के जरिए गाड़ियों की पहचान की जा सकती है। इसके बाद संबंधित वाहन मालिक के पते पर अपने आप चालान जाने की व्यवस्था होगी, यानी कि ई चालान। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। किशनगंज में अगर आपके घर में राशन कार्ड है और अभी तक उसमें दर्ज सभी सदस्यों का आधार सीडिंग और फिर KYC नहीं हुआ है, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अब लापरवाही करना भारी पड़ सकता है। प्रशासन ने साफ निर्देश दे दिया है कि निर्धारित समय तक अगर किसी सदस्य की आधार सीडिंग या फिर KYC पूरी नहीं हुई तो फिर उसका नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है और उस सदस्य को सरकारी खाद्यान्न का लाभ भी नहीं मिलेगा। यानी कि राशन कार्ड में नाम दर्ज है लेकिन आधार और फिर KYC की प्रक्रिया पूरी नहीं है, तो फिर आने वाले समय में उस नाम पर मिलने वाला राशन बंद हो सकता है। किशनगंज जिले में अब तक 84% लाभुकों की आधार सीडिंग पूरी हुई है, लेकिन बाकी लोग अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर है। प्रशासन अब इसे 100% पूरा कराने में जुटे हुए हैं। इसलिए अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की आधार सीडिंग या फिर KYC बाकी है तो इसे
टालना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल किशनगंज में राशन कार्ड का लाभ लेने वाले परिवारों के लिए प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार सीडिंग और फिर ई-केवाईसी करना जरूरी होगा। अगर निर्धारित समय तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई तो फिर संबंधित सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटाया जा सकता है। जहाँ कल जिला आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक जिला पदाधिकारी नवीन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में सभागार में हुई। बैठक में जन वितरण प्रणाली, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और खाद्यान्न वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सामने आया है कि किशनगंज जिले में अब तक 84.29% लाभुकों की आधार सीडिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लाभुक ऐसे हैं जिनकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि बचे हुए लाभुकों की आधार सीडिंग और फिर ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरी कराई जाए। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर निर्धारित समय तक राशन कार्ड में दर्ज किसी सदस्य की आधार सीडिंग या फिर ई-केवाईसी नहीं हुई तो फिर उसके नाम को राशन कार्ड से हटाने की कार्रवाई की जा सकती है। किशनगंज से जुड़ी ये खबर बेहद अहम है क्योंकि नेपाल से सटी सीमा पर अब सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी करने की तैयारी में है। जब बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे निगरानी और फिर सघन गश्त बढ़ाने का फैसला किया है, बड़ा प्लान तैयार किया है। किशनगंज समेत बिहार के साथ सीमावर्ती जिलों में एसएसबी और फिर स्थानीय पुलिस के बीच तालमेल मजबूत किया जाएगा। इसके तहत 194 एसएसबी, बीओपी और फिर 70 स्थानीय पुलिस थानों के बीच बेहतर समन्वय के साथ लगातार निगरानी की जाएगी। खास बात यह है कि अब सिर्फ सीमा पार से होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर ही नहीं बल्कि नशीले पदार्थों, हथियारों की तस्करी, फर्जी आधार, साइबर अपराध और फिर फर्जी सिम जैसे मामलों पर भी सुरक्षा एजेंसियां की नजर रहेगी। सरकार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलते ही तत्काल कार्रवाई की जाए। ऐसे में किशनगंज जैसे नेपाल सीमा से जुड़े जिले में आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा सख्त दिखाई दे सकती है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज समेत बिहार के नेपाल सीमा से जुड़े जिलों में अब सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होने जा रही है। बिहार सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 24 घंटे निगरानी और फिर सघन गश्त सुनिश्चित करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान में किशनगंज को भी खास तौर पर शामिल किया गया है। नेपाल सीमा से जुड़े इलाकों में एसएसबी और फिर स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर तालमेल के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। सोमवार को मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सीमा सुरक्षा को लेकर के समीक्षा बैठक की। बैठक में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज की सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। सरकार की योजना के मुताबिक सीमा पर तैनात 194 एसएसबी, बीओपी यानी कि बॉर्डर आउटपोस्ट और 70 स्थानीय पुलिस थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य सीमा क्षेत्र में लगातार निगरानी रखना और संदिग्ध गतिविधियों पर तेजी से कार्रवाई करना है। किशनगंज के लिए ये व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिला नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है और यहाँ से सीमावर्ती इलाकों में लोगों और फिर वाहनों की आवाजाही होती रहती है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के बीच सूचनाओं का तेजी से आदान प्रदान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।